हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुविरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे विकास का संप्रत्यय सिद्धांत एवं प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और ये जो टॉपिक है ये सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यदि आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए समझते हैं क्या होता है विकास। विकास किसी व्यक्ति में किसी नवीन क्षमता, आदत या आकृति विकसित होने से हुआ परिवर्तन विकास कहलाता है। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसमें कोई भी नवीन क्षमता या किसी भी आदत या आकृति यदि विकसित हुई है तो उस आकृति या नवीन क्षमता या आदत के विकसित होने से ही जो परिवर्तन होता है वही विकास कहलाता है। जैसा कि छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, तो स्टार्टिंग में वह सिर्फ रोना जानता है, बाद में फिर हंसना सीखता है, बोलना सीखता है। तो ये क्या है, नई आदतें होती हैं। तो जब वो नई नई चीज़ें सीखता है, नई आदतों का विकास होता है, तो यही हमारा विकास कहलाता है। साथ ही नई आकृतियों से भी मतलब है कि जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन बाद में फिर दांत आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी नई आकृति या कोई भी नवीन क्षमता, कई सारी क्षमताएं भी विकसित होती हैं और आदतों का भी निर्माण होता है, तो ये सारी चीज़ें ही विकास कहलाती हैं। इसके अलावा जो विकास है ये जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि हम जीवन पर्यंत ही कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और विकसित होते रहते हैं। तो विकास जीवन पर्यंत चलता है और मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। इन कारकों में दो प्रमुख कारक हैं, एक तो वंशानुक्रम और एक वातावरण। तो इसको भी हम डिटेल में समझेंगे अगले वीडियो में। अभी बस इतना ही समझ लेते हैं कि जो मानव विकास के मेन कारक हैं, मेनली दो ही कारक हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। यानी कि हमारे विकास को वंशानुक्रम प्रभावित करता है और वातावरण भी प्रभावित करता है। इसके अलावा और भी कई कारक हैं, लेकिन जो मुख्यतः कारक हैं वो दो कारक हैं, एक वंशानुक्रम और एक वातावरण। और इससे क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं वंशानुक्रम और वातावरण से, तो इसको डिटेल में हम अगले वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर हम वृद्धि को समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार काफ़ी लोग वृद्धि और विकास को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन वृद्धि और विकास एक ही नहीं है। वृद्धि और विकास दोनों में अंतर होता है। तो यदि हम बात करें वृद्धि की, तो शारीरिक संरचना का विकास, यानी कि जो हमारा शरीर है उसमें जो विकास होते हैं, जैसे कि हम पहले छोटे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो ये वृद्धि कहलाती है। तो शारीरिक संरचना का विकसित होना वृद्धि कहलाती है। इसके अलावा वृद्धि और विकास में अंतर भी समझ लेते हैं। तो वृद्धि मूर्त होती है और विकास अमूर्त होता है। यहाँ पर मूर्त और अमूर्त की यदि हम बात करें, तो मूर्त मतलब जो आपको दिखाई देता है उसे हम मूर्त कहते हैं। तो जो वृद्धि होती है वो हमें दिखाई देती है। जैसे बच्चा छोटा है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है, तो हमें पता चलता है कि अब वो बड़ा हो गया है, तो ये वृद्धि होती है। और जो विकास होता है ये अमूर्त होता है। मतलब विकास, जैसे छोटा बच्चा है, उसकी यदि लंबाई बढ़ गई है तो हमें दिख रहा है कि बच्चा बड़ा हो गया है, मतलब उसकी लंबाई में वृद्धि हुई है। लेकिन उसका विकास कितना हुआ है, मतलब उसके अंदर जो संज्ञानात्मक विकास है या उसके संवेग कैसे हैं या उसकी बौद्धिक क्षमता किस तरीके की है, ये हमें देखने से पता नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें विकास के अंतर्गत आती हैं। यानी कि उसकी बुद्धि कितनी विकसित हुई है या उसका सामवेगिक विकास कैसा है, ये सारी चीज़ें विकास के अंतर्गत आती हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देती। तो विकास अमूर्त होता है। और मात्रात्मक से मतलब है कि जो वृद्धि होती है ये मात्रा में बढ़ती है। यानी कि यदि किसी बच्चे की हाइट बढ़ी है तो हम उसको माप सकते हैं कि इतने मीटर या इतने सेंटीमीटर इसकी हाइट बढ़ी है। तो इस तरीके से वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि जो विकास है ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही होता है। मतलब विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक होता है। गुणात्मक से मतलब है कि विकास को गुणों के माध्यम से ज़्यादा देखा जाता है, बट थोड़ा बहुत उसे माप भी सकते हैं। इसके अलावा निश्चित समय तक तो जो वृद्धि होती है ये एक समय सीमा के बाद रुक जाती है। यानी कि जीवन पर्यंत हमारी वृद्धि नहीं होती। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे को शैशवावस्था में वृद्धि जो है तेज होती है, लेकिन उसी गति से वह जीवन पर्यंत बढ़ता नहीं है। यानी कि वृद्धि जो है वो एक टाइम तक ही होती है, उसके बाद रुक जाती है, जबकि जो विकास है हमारा वो जीवन पर्यंत चलता है। इसके अलावा जो
दिशा निश्चित नहीं, यानी कि जो वृद्धि होती है उसकी दिशा निश्चित नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि माइनस मतलब माइनस इतने परसेंट की वृद्धि हुई या प्लस में इतने परसेंट की वृद्धि हुई, तो जो वृद्धि है उसकी कोई दिशा नहीं है, वो निगेटिव भी जा सकती है और पॉजिटिव भी जा सकती है। तो वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती, जबकि जो विकास होता है वो उसकी दिशा निश्चित होती है। जो विकास होगा यानी कि किसी भी चीज़ का यदि विकास है तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो विकास की दिशा निश्चित होती है। और इसका जो वृद्धि है तो वृद्धि का क्षेत्र सीमित रहता है, जबकि जो विकास है विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। इसके अलावा मापन किया जा सकता है वृद्धि का, यानी कि वृद्धि का हम मापन आसानी से कर सकते हैं। वहीं जो हमारा विकास है इसका मापन करना उतना संभव नहीं होता है। कुछ बहुत मात्रा में माप सकते हैं बट इसका आकलन किया जाता है विकास का। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर विकास के सिद्धांत। तो विकास के कुछ सिद्धांत हैं, इनको भी समझ लेते हैं। और विकास के सिद्धांत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, तो इनको आप लोग ध्यान से समझेंगे। अगर हम सबसे पहले सिद्धांत की बात करें, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो वैयक्तिक भिन्नता से मतलब है कि कोई भी दो व्यक्ति चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, उनमें भिन्नताएं जरूर ही पाई जाती हैं। यानी कि ऐसा समानता देखा जाता है कि जो जुड़वा बच्चे हैं उनमें बहुत सारी समानताएं होती हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें कुछ न कुछ भिन्नताएं अवश्य ही होती हैं। तो ये होता है वैयक्तिक भिन्नता, यानी कि सभी में अपने अपने अलग अलग गुण होते हैं, अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता होती है या अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, तो कुछ न कुछ भिन्नताएं जरूर ही पाई जाती हैं। तो विकास ये कहता है कि कोई भी मनुष्य, कोई भी दो व्यक्ति हैं, वो उनका जो विकास है वो वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर होता है। मतलब कोई बच्चा जल्दी चलना शुरू कर देता है, कोई देरी से। तो ये किस कारण से होता है? ये होता है वैयक्तिक भिन्नता के कारण, क्योंकि उनमें आपस में भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा निरंतरता का सिद्धांत से मतलब है कि जो विकास है वो निरंतर चलता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है विकास। और असमान गति का सिद्धांत से मतलब है कि जो विकास होता है वो समान गति से नहीं होता, असमान गति से होता है। तो असमान से मतलब है कि जैसे हम यहाँ पर एक बच्चे का ही उदाहरण लेंगे कि जब बच्चा छोटा होता है शैशवावस्था में, तो उसका जो शारीरिक विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता है। उसके बाद बाल्यावस्था में फिर थोड़ा धीमा होता है, और जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में आता है तो फिर से तीव्र गति से होता है। तो ये क्या होता है कि जो विकास है वो हमेशा एक समान गति से नहीं होता है, कभी धीमा हो जाता है, कभी तेज़ी से होने लगता है, कभी धीमा। तो विकास असमान गति से होता है। इसके अलावा सरल से जटिल का सिद्धांत। तो विकास सरल से जटिल की तरफ होता है। जैसे कि आपने एक पौधा देखा होगा, पौधे से पहले वह बीज होता है एक, तो बीज की जो संरचना होती है वो एक सिंपल होती है, मतलब सरल होती है। लेकिन उसी बीज से ही फिर उसमें जड़ें भी निकलती हैं, उसमें तना निकलता है, उसके बाद जो उसकी टहनियाँ पत्तियाँ वगैरह होती हैं, यानी कि एक जटिल संरचना बन जाती है बाद में। जबकि शुरुआत में कैसा था, वह एक सरल संरचना के रूप में था। तो जो विकास होता है वो सरल से जटिल की तरफ होता है। इसके अलावा जो अगला सिद्धांत है सिरोन्मुखी या सिफेलो काउडल का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जो हमारा विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है। तो सिर से पैर की तरफ कैसे होता है कि जब बच्चा छोटा है मान लो, तो सबसे पहले एक बच्चा अपने सिर को ही संभालना सीखता है। पहले वह सिर को संभालना सीखता है और बाद में वह चलना सीखता है। यानी कि बच्चा पहले सिर को संभालना सीखेगा, उसके बाद बैठना सीखता है, फिर वह धीरे धीरे चलना सीखता है। तो जो विकास है हमारा वो सिर से पैर की तरफ होता है। इसके अलावा समीप से दूर या केंद्र से बाहर की तरफ। तो इसको भी हम इसी से समझ लेंगे, सरल से जटिल की तरफ, कि जो विकास होता है वो समीप से दूर की तरफ होता है। यानी कि पहले एक सरल संरचना होती है और उसी में फिर बाहर की तरफ विकास होता है। तो ये होता है समीप से दूर या केंद्र से बाहर की तरफ विकास होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले जो तना है तो पहले तना ही विकसित होगा, ऐसा नहीं होगा कि पहले उसमें पत्तियाँ विकसित हो जाएं। तो जो विकास है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण से मतलब है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसको यदि आप कोई चीज़ दे रहे हैं, मतलब बहुत ही छोटी चीज़ भी देंगे, तब भी वह अपने दोनों हाथों का प्रयोग करेगा, क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं है कि छोटी जो चीज़ है, मान लो आप उसको एक पेन ही दे रहे हैं,
तो पेन को हम लोगों को पता है कि पेन को हम उंगलियों से पकड़ सकते हैं, लेकिन एक जो बच्चा है छोटा, उसको ये पता नहीं होता कि पेन को सिर्फ उंगलियों से पकड़ा जा सकता है। वह दोनों हाथों को फैला करके उस पेन को पकड़ेगा, एक तरीके से पूरा उसको समेटने का प्रयास करता है, इस तरीके से पकड़ता है। बाद में धीरे धीरे जब विकास होता है बच्चे का, तो फिर वह ये जान जाता है कि नहीं, इस पेन को हम उंगलियों से भी पकड़ सकते हैं। तो ये कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। और इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो जो हमारा विकास है ये वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया से होता है, मतलब वो हमारे विकास को या हमें वातावरण भी प्रभावित करता है और वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। यानी कि कुछ गुण हमें वंशानुक्रम से मिलते हैं और जो गुण हमें वंशानुक्रम से मिले हैं और फिर उनको भी प्रभावित करता है हमारा वातावरण, यानी कि हमें वातावरण कैसा मिला है। तो इन दोनों की जो आपस में अंतःक्रिया होती है, उसी तरीके से हमारा विकास होता है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं समान प्रतिदर्श का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो प्रतिदर्श है, प्रतिदर्श से मतलब होता है पैटर्न, यानी कि समान या एक ही तरीके का पैटर्न फॉलो होता है विकास में। जैसे कि कोई भी बच्चा है तो वो हमारे देश का हो या किसी दूसरे देश का हो, तो सभी बच्चों में जो विकास का पैटर्न है वो सेम ही रहता है, समान ही रहता है। जैसे सभी बच्चों में पहले शैशवावस्था आएगी, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो ये पैटर्न हर जगह चलता है। कोई भी बच्चा है पहले स्टार्टिंग में मतलब पहले बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलता है, उसके बाद चलना सीखता है, बाद में दौड़ना सीखता है। तो ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न सभी जगह सेम रहता है। ऐसा कहीं नहीं होगा कि बच्चा पहले दौड़ने लगे बाद में चलना सीखे, तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो पैटर्न है विकास का वो समान रहता है। निश्चित क्रम का सिद्धांत, तो निश्चित क्रम भी यही कहता है कि जो विकास का क्रम है वो निश्चित रहता है। यानी कि पहले शैशवावस्था आएगी, बाद में बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। कोई भी बच्चा पहले चलना सीखेगा, बाद में ही दौड़ना सीखेगा। तो विकास का जो क्रम है वो निश्चित रहता है। और भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत, तो ये भी इसी से ही रिलेटेड है। यानी कि भविष्यवाणी की जा सकती है किसी भी बच्चे की, कि कोई बच्चा जो है पहले चलना सीखेगा, बाद में दौड़ना सीखेगा। यानी कि किसी भी बच्चे की जो पहले है वो शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था या बाद में किशोरावस्था। तो ये भविष्यवाणी है और ये आज नहीं, ये कई वर्षों बाद तक ये ऐसा ही रहेगा जो विकास का क्रम है। तो ये विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी कि उसका जो क्रम है वो हम उलट नहीं सकते, ये भविष्यवाणी की जा सकती है विकास में। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। तो और ये जो परिवर्तन हैं, विकास के फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तन हैं, ये परिवर्तन बताए हैं हॉरलॉक ने, एलिजाबेथ हॉरलॉक, जो कि एक लेडीज़ हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो हॉरलॉक हैं वो महिला हैं या पुरुष। तो महिला हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। तो इन्होंने बताया कि नई आकृतियों और आदतों का जन्म, यानी कि जब हमारा विकास होता है तो विकास के टाइम नई आकृतियाँ या नई आदतों का जन्म होता है। यानी कि कुछ ना कुछ हम सीख लेते हैं, किसी न किसी नई आदत का विकास हो जाता है या कुछ न कुछ नई आकृतियाँ भी विकसित हो जाती हैं, वही विकास कहलाता है। और जैसे जैसे हम विकसित होते हैं तो कभी कभी कुछ जो पुरानी आकृतियाँ हैं या पुरानी आदतें हैं उनका लोप भी हो जाता है। जैसे कि जब हमारे स्थायी दांत आते हैं तो जो दूध के दांत हैं उनका लोप हो जाता है, या जब हम चलना सीख जाते हैं तो उसके बाद फिर हम घुटनों के बल नहीं चलेंगे। तो ये कुछ पुरानी आदतें थीं, उनका लोप हो जाना, ये भी विकास के फलस्वरूप होता है कि कुछ पुरानी आदतें या पुरानी जो आकृतियाँ हैं उनका लोप हो जाता है विकास के फलस्वरूप। और अनुपात में परिवर्तन, तो अनुपात में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है उसके सिर का वजन काफ़ी ज़्यादा होता है बाकी अंगों की अपेक्षा, जबकि धीरे धीरे जब बच्चा विकसित होता है या और बड़ा हो जाता है तो ये अनुपात मतलब परिवर्तित हो जाता है, तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। और लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि जो एक छोटा बच्चा है, जो एक शैशवावस्था का शिशु है और एक किशोरावस्था का, तो उन दोनों में लंबाई, चौड़ाई, वजन, यहाँ पर वजन होगा, वचन लिख गया है, वजन आदि में परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे आप विकसित होंगे तो विकास के फलस्वरूप आपकी लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि में परिवर्तन भी आएगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो उम्र प्रभावित करती है, क्योंकि जब आप छोटे हैं तो
उस टाइम यदि आपको कुछ सिखाया जाता है तो उस टाइम की क्षमता, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो उस टाइम की क्षमता, वो दोनों ही अलग अलग होंगी। तो उम्र भी हमारे विकास को प्रभावित कर सकती हैं। यानी कि एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है, तो दोनों की जो क्षमताएं हैं सीखने की या कोई भी चीज़ समझने की, वो अलग अलग होती है। तो विकास को उम्र प्रभावित करती है, साथ ही लिंग भी प्रभावित करता है। सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक लड़की होती है वो जल्दी विकसित होती है लड़कों की अपेक्षा, वहीं जो लड़का है वो धीरे से डेवलप्ड होता है। तो लिंग भी प्रभावित करती है विकास को। उसके अलावा पोषण की यदि हम बात करें तो पोषण भी प्रभावित करता है, क्योंकि जब तक आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक जो आपकी मानसिक स्थिति है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। यानी कि मस्तिष्क भी तभी काम करता है जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं पूरी तरीके से। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा वंशानुक्रम भी हमें प्रभावित करता है। यानी कि वंशानुक्रम से हमें जैसे गुण मिले हैं हमें अपने पूर्वजों से या अपने माता पिता से, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। और वातावरण, यानी कि हमें कैसा वातावरण मिल रहा है, किस तरीके के वातावरण में हम पल बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ भी हमारे विकास को प्रभावित करती है। संस्कृति, यानी कि हमारे यहाँ की संस्कृति कैसी है, तो ये भी विकास को प्रभावित करती है। उसके अलावा आर्थिक दशा की यदि हम बात करें तो आर्थिक स्थिति जो है वो भी विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि आर्थिक स्थिति यदि अच्छी होगी तो जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आसानी से पूरी होती हैं, और जो हमारा वातावरण है वो अच्छा मिलता है, एजुकेशन अच्छी मिलती है, तो ये विकास को प्रभावित करता है। वहीं यदि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो यदि एक मनुष्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं कर पाता, जैसे कि खाना पानी हो गया, भोजन, कपड़े, या रहने के लिए घर, या फिर कभी कोई बीमारी हो गई तो उसके पास दवा करवाने के लिए ही पैसे नहीं हैं, तो वह बच्चे को शिक्षा कैसे दिलवाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी विकास को प्रभावित करती हैं। यानी कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आपको दूसरा वातावरण मिलेगा, और अच्छी नहीं है तो आपको दूसरा वातावरण मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें विकास को प्रभावित करती हैं। साथ ही अधिगम भी प्रभावित करता है विकास को। यहाँ पर अधिगम से मतलब है कि किस तरीके की चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, क्या आपने सीखा है, तो ये भी विकास को प्रभावित करता है। और यदि हम बात करें बुद्धि की, तो बुद्धि भी प्रभावित करती है, क्योंकि आपकी बौद्धिक क्षमता कैसी है। यानी कि बुद्धि से मतलब है कि जो आपकी बुद्धि है वो किस तरीके की है, या किसी भी चीज़ को समझने की, सोचने की जो क्षमता है वो कैसी है। तो ये सारी चीज़ें भी विकास को प्रभावित करती हैं। साथ ही ग्रहण शक्ति, यानी कि किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की जो शक्ति होती है वो किस तरीके की है, किसी भी व्यक्ति में, सब में अलग अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें विकास को प्रभावित करती हैं। तो ये तो हो गए विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं विकास के प्रकार। तो विकास के प्रकार की यदि हम बात करें, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। तो फिजिकल से मतलब है कि जो एक व्यक्ति है उसका शारीरिक विकास, और कॉग्निटिव से मतलब संज्ञानात्मक विकास, यानी कि बुद्धि से है या मस्तिष्क से है, या फिर कह सकते हैं कि ज्ञान से रिलेटेड है। और सोशल जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसका सामाजिक विकास, और इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सांवेगिक विकास। तो ये जो विकास हैं चारों प्रकार के, ये आपस में अंतर संबंधित रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी व्यक्ति का पहले शारीरिक विकास होगा, उसके बाद सामाजिक होगा, या फिर बाद में संज्ञानात्मक होगा, या फिर सांवेगिक विकास होगा। तो जो विकास होते हैं ये सब साथ साथ आपस में अंतर संबंधित रहते हैं। तो इसको याद रखना है कि जो विकास हैं वो आपस में अंतर संबंधित ही रहते हैं, मतलब साथ साथ ही चलते हैं। और इसके अलावा कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें भी हम देख लेते हैं। तो विकास के अधिगम का सिद्धांत रिचर्डसन सीयर्स ने दिया है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि जो विकास के अधिगम का सिद्धांत है ये किसने दिया है, तो ये दिया है रिचर्डसन सीयर्स ने। और उनका मानना था कि विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध होता है। और इसके अलावा विकासात्मक कार्य का जो संप्रत्यय है ये दिया है रॉबर्ट एबिंगहॉर्स्ट ने। तो ये भी आपको याद रखना है। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप लोग याद रख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।